तीसरा अगर हम कहें तो बिहेवियरल स्किल ट्रेनिंग है। इसके अंदर बेसिकली बच्चों के बिहेवियरल, उनके इंटरेस्ट या फिर उनकी जो स्किल डेवलपमेंट अलग अलग एरियाज़ में भी, किसी भी, ना सिर्फ टीचिंग एरिया की बात करूं यहाँ पर, उनको जो सोशल एक्टिविटीज़, जो एक उनका इंटरेस्ट हो या किस तरीके से उनको सोशल बिहेवियर आने चाहिए, ये सारी स्किल की ट्रेनिंग इस प्रोसीजर के थ्रू अगर एक तरीके से कहें तो हम दे पाते हैं। बिहेवियर स्किल ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली जो भी हम काम उसको सिखाना चाहते हैं, जो भी स्किल हम सिखाना चाहते हैं, काम में बेसिकली ये छोटे छोटे जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जैसे कि किसी को ग्रीट करना है या फिर जब भी कभी कोई घर में आता है तो बच्चे को उसके साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। इंटरेक्ट करने में सबसे पहली शुरुआत क्या होती है, जब हम बच्चे को बताते हैं कि जब भी कोई अंकल आ रहे हैं या आंटी आ रही हैं तो आप उनको नमस्कार बोलोगे या गुड मॉर्निंग विश करोगे। इस तरीके की जो बातें हैं जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो हमको उसके पहले ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे को क्या स्किल सिखाने जा रहे हैं, मतलब हमें बच्चे में क्या कमी दिख रही है जिसको कि हमको उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टारगेट हम सेट करते हैं कि हमें बच्चे को ये स्किल सिखाने की ज़रूरत है। साथ में उसको हम जब टारगेट के तौर पे मानकर चलते हैं तो हमें उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को, खास करके जो चिल्ड्रन विद ऑटिज़म हैं, उनके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम मॉडलिंग के थ्रू उसका एक्सपोज़र उसको दें। यहाँ पर हम खुद से भी उसको करते हुए दिखा सकते हैं कि नमस्कार ऐसे कहते हैं, ऐसे करो, या फिर हम वीडियोस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू हम उसको वो पोस्चर, वो पोजीशन हम उसको दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऐसे अलग अलग कई सारे टेक्निक्स जो हैं, खास करके अगर मैं बोलूँ तो मॉडलिंग, जो कि बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रखती है, इसके थ्रू हम बच्चे को वो एक्सपोजर दे पाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के साथ में भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसको मॉडलिंग शो करें, मतलब मॉडलिंग के थ्रू हम उसके सामने जो है वो अपना बिहेवियर रखें, या फिर हम उसको बताने के बाद, इंस्ट्रक्शन के बाद हम अलग से उसे सिखाएं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अलर्ट है हमारी इस ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ऑटिज़म में अलग अलग लेवल, अलग अलग बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कंडीशन और उसका जो ऑटिज़म का खुद का लेवल है, ये सब कुछ जो है वो डिफ़र करता है। बच्चे की ट्रेनिंग पे उसका बहुत सीधा असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन के साथ में मॉडलिंग भी ज़रूरी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम कहें कि जब हम बच्चे को ये चीज़ बता देते हैं, सिखा देते हैं कि तुम्हें इस तरीके से ये काम करना है, तो हमारे लिए जो थर्ड लेवल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस ट्रेनिंग का, कि बच्चे के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करे। हमने सिखा दिया, हमने दिखा दिया, लेकिन अगर बच्चे ने उसको फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को हम स्किल डेवलपमेंट के प्रैक्टिस के लिए समय दें, और प्रैक्टिस के लिए जब हम समय देते हैं तो उस समय ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हम उसे टाइम टू टाइम प्रॉम्प्ट भी करें। प्रॉम्प्ट मतलब अगर उसने कहीं पर कहीं कन्फ्यूज़न शो किया हो तो हम उसको थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ में, या कभी कभी क्यूज़ कुछ ऐसे हम उसको दें जिससे कि वो उस चीज़ को समझ सके, पकड़ सके और अपने आप में उस पर आगे बढ़ सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। साथ में जब बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करता है तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको फीडबैक भी देते रहें। फीडबैक जैसे, आपने बहुत अच्छा किया, इतना तो आपने कर लिया, बहुत अच्छा लगा, क्लैप्स करते हैं हम, या उसको अप्रिशिएट करते हैं, या उसकी उस दिन की जो भी एक्टिविटी है उसको हम कंक्लूड करते हुए यहाँ पर उसे किसी तरीके का प्राइमरी रिवॉर्ड, जैसे मैं अभी बोली हूँ कि चॉकलेट या कोई भी एडिबल आइटम हम उसको देते हैं, जिससे कि उसका मोटिवेशन बना रहे और अगली बार जब हम उसके साथ ये एक्टिविटी करें तो वो उसके लिए और ज़्यादा कोऑपरेटिव दिखे और ज़्यादा मोटिवेटेड दिखे। तो मेजर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसीजर में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन बच्चे को किस तरीके से दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से कितना क्लियर है, क्या बच्चा उस चीज़ को ठीक ढंग से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ध्यान रखें। दूसरी एक बात है कि हम मॉडलिंग के थ्रू उसको वो एक्टिविटी दिखाते हैं कि कोई भी काम किस तरीके से करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको शो नहीं कर सकें तो हम उसको इंस्ट्रक्शन के मीडियम से, वीडियो ना हो सके तो ऑडियो के मोड में हम उसे बोल करके बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश करते हैं। मॉडलिंग के बाद एक तरीके से हम बच्चे को वो पूरा मौका देते हैं कि वो प्रैक्टिस ठीक ढंग से कर सके।
मतलब हम बच्चे को समय देते हैं कि वो उस चीज़ को फॉलो करे और फॉलो करने के साथ में वो उसकी प्रैक्टिस का वो पार्ट बन सके। जब जब वो बच्चा उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करता है, अगर कहीं कन्फ्यूज़न दिखता है तो हम उसको प्रॉम्प्टिंग या क्यूइंग के साथ में थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं और उसके बेस पर हम उसको फीडबैक देते हुए उसका मोटिवेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये तीसरा तरीका था जो कि एबीए के अंदर हम अप्लाई करते हैं और ख़ास करके अगर मैं बोलूँ तो ये बिहेवियरल पार्ट को लेकर के कवर करता है। चौथा अगर बोलूँ तो टीचिंग इंटरैक्शन प्रोसीजर है, जिसके अंदर ख़ास करके बच्चे किस तरीके से कोई भी नई स्किल सीखते हैं, जो कि ख़ास करके एकेडमिक एंगल से या एकेडमिक एरिया में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या यूज़फुल होता है यहाँ पे। इसमें किसी भी सामान या किसी भी पर्सन या कोई भी जो कि हम नए स्किल उसको सिखाना चाहते हैं, उसकी पहचान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहचान कराना, उसके नाम को बताना। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि बच्चे को जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करना सिखाते हैं, तो सर्कल है ये, पहले तो हमें उसको ये बताने की ज़रूरत होती है, उससे उसकी पहचान करानी होती है। पहचान कराने के बाद में हम उस सर्कल को कैसे बच्चे को ड्रॉ करना सिखाना है, ये हमारा अगला स्टेप है। कौन से स्किल हम डेवलप करने जा रहे हैं या किस एरिया में हम काम करने जा रहे हैं, इससे हमको बच्चे को भी जोड़कर चलने की ज़रूरत होती है कि बच्चा भी उसके लिए मोटिवेटेड रहे, बच्चे को भी इस बात की समझ रहे कि अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मैं अभी बोली हूँ कि ये सर्कल है और ये इस तरीके का होता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमने बता दिया, लेकिन बच्चा हमको तुरंत इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमें उसको सर्कल अगर ड्रॉ करना सिखाना है तो हमें 100% उस सर्कल को छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ तो डॉट्स को हमने दिया, डॉट्स को उसको ज्वाइन करने की ट्रेनिंग हमें देने की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे डॉट्स को वो पहले स्ट्रेट या फिर सर्कुलर या फिर एक तरीके से बोलूँ तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल में अगर हम डॉट्स उसको ज्वाइन करना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको सर्कुलर शेप में डॉट्स को ज्वाइन करना सिखाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको ब्रेक करते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो पूरी जो ट्रेनिंग का आउटकम होगा वो सर्कल के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन सर्कल के फॉर्म में मिलने के पहले कितने स्टेप्स को हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है, वो स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो हमें अलग करने की ज़रूरत होती है और हर स्टेप पे बच्चे को हमें ट्रेन करते हुए उस स्टेप पे परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी होती है। जैसे जैसे बच्चा उस छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करते जाता है, एक कंप्लीट फॉर्म को देने में आसानी हो जाती है। तो बेसिकली पहचान कराना उस ऑब्जेक्ट की। दूसरा एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि अगर हम बच्चे को कोई भी ए बी या कोई भी लेटर या अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाते हैं तो वहाँ पर भी हम सेम ये सारे जो स्टेप्स हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे जब स्टेप्स को हम डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को पहले हमको इस लेवल से इस लेवल तक ही सिखाने की कोशिश करना है, उस लेवल पे हम डिसाइड करने के बाद उसको डेमो देते हैं, मतलब करना सिखाते हैं। करना सिखाने के बाद मतलब दिखाने के बाद बच्चे को हम प्रैक्टिस के लिए एक समय देते हैं। अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस का समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा हमारे दिखाने के बाद कि इस काम को आप कैसे करोगे, जैसे डॉट्स को ज्वाइन करना है, अगर बच्चे को हम ये करके दिखा दिए लेकिन उसको हम मौका नहीं दिए तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। अगर मैं सर्कल की बात करूँ या लेटर और नंबर की बात करूँ तो पहले ही उसकी स्किल है कि उसको पेंसिल की ग्रिप सही ढंग से आनी चाहिए। अगर वो ठीक ढंग से पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा और अगर वो मूव नहीं कर सकेगा तो वहाँ पर हम डॉट्स को जोड़ते हुए उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो बच्चे में वो जो स्किल्स हैं, फाइन मोटर की बात की जाए या कॉग्निटिव स्किल की बात की जाए कि कहाँ तक हम पेंसिल को मूव करेंगे, कहाँ पर हम रुक जाएंगे, ये सारे स्किल जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाने में अपने आप से फाइन ट्यून होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर बच्चे को जब हम प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह मौका देते हैं और ये बताते चलते हैं कि कौन सा वे, किस तरीके से आप जो काम कर रहे हो ये सही है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट या करेक्शन की ज़रूरत है, जब हम ये बताते हैं तो बच्चा अपने आप से उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है और जब वो उसको फॉलो करता है तो धीरे धीरे एक सही कंप्लीट आउटकम के तौर पे हम उसके रिज़ल्ट को देख पाते हैं। मतलब हम जो ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं वो हम सही तरीके से
सामने देख पाते हैं। अगर बोलूँ तो जैसे कि लास्ट के 3 जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या प्रोसीजर हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं एबीए के अंदर, इसमें भी सेम वही बात आती है कि अगर हम इन सारे कामों में उसको समय के साथ में फीडबैक ना दें, हर उसके स्टेप पे हम फीडबैक देते हुए उसको रिइंफोर्स अगर करते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का रेट बढ़ जाता है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट में बहुत ही कमी या फिर कभी-कभी ना के बराबर देखने को मिलता है और सेशंस हम आगे नहीं बढ़ा पाते या हम उस काम के ऊपर आगे काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी स्किल डेवलपमेंट का हमने जो टारगेट लिया है उसके ऊपर हम आगे काम नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे का मोटिवेशन नहीं रह जाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस सीक्वेंस को फॉलो करने के साथ में हमें उसको फीडबैक लगातार देते रहने की ज़रूरत होती है और वो फीडबैक भी बहुत क्लियर तरीके से, जैसे कि उसका मोटिवेशन बना रहे। अगर उससे कहीं मिस्टेक है तो हमें उसको मोटिवेटिंग वे में ही फीडबैक देने की ज़रूरत होती है कि बेटे आपने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान में रखोगे तो अच्छी तरीके से आप कर सकोगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम एज अ पेरेंट या एज अ थेरेपिस्ट जब भी हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर, तो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है।